Manoj and Jeva. Very good morning. Pradeep, Prerna, Balraj, Subhash, Hari, Rohit, Vijay, Dharmendra, Ashish, Ankesh, Kajal, Komal, Jai Hind, Sanjay, Nitesh, Dharmendra, Anshu, Subodh, Lakhan, Golu, Vineet, Nitesh, Kamal, अजीत, हरी, ऋषु, अमित, रोहित। आज मौसम बहुत सुंदर है रोहित, थोड़ी थोड़ी ठंड और चारों तरफ धूप की चादर फैली हुई है। सनी, सुरेंद्र, हरी, प्रदीप, थैंक यू ऑल। बसंत, हिमांशु, मनोज, शिवम, पुनीत, इंद्रानी, सौरभ, हरी। झारखंड में गर्मी है, ओके। आप गवर्नमेंट जॉब में हो, ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया है आपके फादर के नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है। दो क्लासेस चलेंगी। अलवर में कल गोल्डन वर्षा हुई है। रोहतासगढ़ किले से प्रणाम स्वीकार करें दीपक। हमारे यहां भी बारिश हो रही है। डैनियल, शिवा, रुपेश, पप्पू, प्रदीप, आदित्य, सौरभ, गुड मॉर्निंग। इकॉनमी कब शुरू होगी? बस होने वाली है। उज्जैन एमपी। विकास ने बहुत सुंदर लाइन लिखी है। चलो ओके, थैंक यू। ये सुबह का अभिवादन का समय खत्म हो रहा है और अब आप लोग आइए विषय पर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर हमने कल सियाल, सीमा, निफे की बात की और सियाल को ही क्रस्ट या भूपर्पटी कहते हैं, मैंटल को सीमा और निफे को कोर। ये एक प्राचीन मतलब ये एक पुराना मत है, इसको अभिनव मत नहीं कहेंगे। तो आप लोगों को पढ़ना है अभिनव मत क्या है, सीमा क्या है। सीमा का कॉन्सेप्ट थोड़ा बदल गया विद टाइम, समय के साथ। बहुत डिटेल्स में तो नहीं पढ़ना है जीएस में, लेकिन कुछ जो आवश्यक तथ्य हैं और जो आवश्यक संकल्पनाएं हैं उनको सीखना होगा, वो सबके लिए अनिवार्य है। अब एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। पृथ्वी प्रारंभिक काल में एक अग्नि वलय है या अग्निपिंड है, सूर्य की तरह है। कालांतर में जब पृथ्वी ठंडा होने लगा तो आइंस्टीन के अनुसार एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो मिट्टी का सतह भूपर्पटी देख रहे हो, ये सब है क्या? ये सब वही, जैसे उदाहरण लेते हैं सूर्य है, सूर्य में आग है चारों तरफ, गैस, आग, प्लाज्मा, यही है ना सूर्य। सूर्य भी जब ठंडा हो जाएगा तब यह भी पृथ्वी की तरह ठोस हो जाएगा। अब जब पृथ्वी का ठोसीकरण हो रहा था, या उसको हम लोग कहते हैं घनीभूतीकरण। क्या कहते हैं? घनीभूतीकरण। तो जब पृथ्वी का घनीभूतीकरण हो रहा था या ठोसीकरण हो रहा था, तब पृथ्वी में मुख्य रूप से 3 संस्तर बने। हालांकि अब विद्वान कई संस्तर को मानते हैं और कई संस्तर स्थापित हो चुके हैं भूकंपीय तरंगों के ज्ञान से। विषय थोड़ा दुष्कर है, लेकिन इसको रोचक बनाया जाएगा, सब लोग समझोगे। तो जब पृथ्वी ठंडी हो रही है तो पृथ्वी का पहले तो स्टेट चेंज होगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। अवस्था क्या है? गैस, प्लाज्मा, द्रव, यही सब है ना, ठोस, यही है। तो पृथ्वी पहले गैसीय दशा से प्लाज्मेटिक होगी और प्लाज्मा से वो ठोस की तरफ, गैस से लिक्विड, लिक्विड से प्लाज्मा, प्लाज्मा से ठोस। तो जब पृथ्वी का ठोसीकरण हो रहा है, यानी पृथ्वी ठंडी हो रही है, पृथ्वी का शीतलन हो रहा है, तब इसमें एक प्रक्रिया काम करती है। और वो प्रक्रिया क्या है? उसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन। मैग्मा के पृथक्कीकरण की प्रक्रिया। मैग्मा के पृथक्कीकरण की प्रक्रिया। अब समझना है पृथक्कीकरण क्या है। पृथक्कीकरण का अर्थ होगा कि जो भारी पदार्थ होंगे, जो हेवियर एलिमेंट्स हैं, हेवियर सब्सटेंसेस हैं, भारी पदार्थ, वो पृथ्वी के केंद्र की ओर डूबेंगे। भारी पदार्थ डूबता है ना। और जो लाइटेस्ट मटेरियल है, जो सबसे हल्का पदार्थ है, वो ऊपर की ओर उत्प्लावित होने लगता है। इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि पृथ्वी में जो भी लोहा, निकेल, इस तरह का भारी पदार्थ होगा, ये सब पृथ्वी के केंद्र की ओर, आंतरिक भाग की ओर डूबने लगेगा और वहां जाकर के निफे का निर्माण करेगा, कोर का निर्माण करेगा। तो हमारा कोर कैसे बना हुआ है? हमारा कोर बना हुआ है ठोस, भारी, मेटालिक, धात्विक खनिज से। क्योंकि जो हल्का पदार्थ है वो तो ऊपर जाएगा, उत्प्लावन बल काम करेगा उसमें, और जो हेवियर एलिमेंट्स हैं उस पर गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है तो नीचे की तरफ काम करेगा, नीचे की तरफ वो प्रवेश करेगा। तो हमारा कोर निकेल और फेरस से क्यों बना हुआ है? लोहा और निकेल से क्यों बना हुआ है? उसका कारण है कि पृथ्वी में मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन यानी पृथक्कीकरण की प्रक्रिया ने कार्य किया है। अब ये समझना है कि भूपर्पटी कैसे बना। तो भूपर्पटी जो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट होगा ना, जो सबसे हल्का पदार्थ, हल्का तत्व जो ठोस रह सके। जो उससे भी हल्का होगा वो तो गैस बनकर के बाहर निकल गया, है ना। जो उससे भी हल्का होगा वो तो गैस बनकर बाहर निकल गया, वो तो वायुमंडल में गैस बनकर चला गया। लेकिन वह वे हल्के पदार्थ जो ठोस रह सके, उसमें प्रमुखता से कौन आएगा? सिलिका ऑक्साइड। सिलिका ऑक्साइड, SiO2 सिलिका ऑक्साइड होता है। सिलिका अभ्रक जिसको कहते हो,
माइका भी तो सिलिका ऑक्साइड जैसा ही कुछ है, क्वार्टजाइट, समझने के लिए उदाहरण दिया जाता है, बहस करने के लिए नहीं। तो ये जो सिलिका ऑक्साइड है वो सबसे ऊपर आया। और मेटल्स में कौन हल्का है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हल्का होता है ना। तो ऊपर में सिलिका ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का जमाव हो गया, तो इसके कारण जो लेयर बना है वो है भूपर्पट्टी, और उसी को कहते हैं सियाल। सियाल कैसे बना, निफे कैसे बना, ये तो आप समझ रहे हो, मैग्मा का डिफरेंशिएशन हुआ है, पृथ्वी जब शीतलन होने लगी तो। अब रह गया जो बीच का सीमा है, तो सीमा में क्या है? सिलिका ऑक्साइड भी है, मैग्नीशियम भी है, यानी कि कुछ भारी तत्व भी है और कुछ हल्के तत्व भी है, बीच बीच वाला है। समझ में आया? अगर ये समझ में आ रहा है तो फिर आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि पृथ्वी में 3 संस्तर क्यों बने हैं। भूपर्पट्टी किससे बनी है? सिलिका ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम से। अभी बताओ, कोई अगर प्रश्न पूछे कि भूपर्पट्टी में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, क्या उत्तर होगा? सिलिका, ऑक्सीजन, या एल्यूमिनियम, या आयरन, या मैग्नीशियम? बताओ क्या होगा? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होगा। सही उत्तर नितिन का आया है। तुम लोग को थोड़ा भी अगर कॉमन सेंस होता, सिलिका गलत उत्तर है, एल्यूमिनियम भी गलत उत्तर है। सिलिका ऑक्साइड में सिलिका और ऑक्सीजन 2 है ना, तो ऑक्सीजन 2 है, O2, सिलिका ऑक्साइड O2। तो सियाल में सबसे अधिक मात्रा किसकी होगी? ऑक्सीजन की होगी, उसके बाद सिलिका की होगी। ऑक्सीजन लगभग 48-49% है, 49% है। सिलिका लगभग 36% के आसपास में है, कहीं 36 कहीं 37 ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो सबसे ज्यादा सिलिका ऑक्साइड है, लेकिन सिलिका ऑक्साइड में भी ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा। SiO3 होता है, SiO3 होता है। मैंने एक चीज और पहली क्लास में मैंने आपको बताया था ना कि हाइड्रोजन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, मैंने बताया था, वो हमारा एक गलत स्टेटमेंट था। मैं उस समय भावावेश में, या हो सकता है कि पता नहीं कैसे हमसे गलती हो गई थी उस समय। उसमें एक्चुअली प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। आशीष तुम्हारा भी सही था, O2 आपने लिखा था, बिल्कुल सही। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, उससे हाइड्रोजन बनता है। मैंने उस दिन आप लोगों को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिख दिया था, तो एक होता है ह्यूमन एरर होता है, बहुत बेसिक चीज है ये। आप लोग इसका करेक्शन कर लिए होंगे, या अभी करेक्शन कर लो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में, एक प्रोटॉन और एक हाइड्रोजन से बनता है, एक इलेक्ट्रॉन से बनता है। चलो ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम चिंता नहीं करो, अपने हर क्लास को कहीं ना कहीं देखते हैं कि क्या उसमें कोई 1% कमी भी रह गई तो हम उसको पूरा कर देंगे। चलो, अब हमने आपको प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन समझाया। अब एक और प्रोसेस समझाते हैं, वो भी समझने वाली चीज है। आप लिखो, एक नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं। लिखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्माण 2 प्रक्रियाओं से हुआ है। पहला, मैग्मा का पृथक्कीकरण, मैग्मा का पृथक्कीकरण। दूसरा, घनीभूतीकरण, घनीभूतीकरण। अब लिखो अगला पैराग्राफ, पृथक्कीकरण में भारी पदार्थ, थैंक यू नीरज, पृथक्कीकरण में भारी पदार्थ गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से पृथ्वी के अंतरतम में, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से पृथ्वी के अंतरतम में प्रवेश कर गए। में प्रवेश कर गए। जबकि हल्के पदार्थ, जबकि हल्के पदार्थ उत्प्लावन बल के कारण, हल्के पदार्थ उत्प्लावन बल के कारण ऊपरी संस्तर में, ऊपरी संस्तर में प्रवेश करते हैं। ऊपरी संस्तर में प्रवेश करते हैं। अंतरतम मतलब कोर, घनीभूतीकरण मतलब डेंसिटी स्ट्रेटिफिकेशन। अंग्रेजी बोलने पे हिंदी वाले करिया रहे हो, और हिंदी बोलने पे अंग्रेजी वाले, मेरा बुरा हाल हो रहा है। कोई बात नहीं है, चलो ओके, नेक्स्ट लिखो। वैसे ही बोला, सीरियस नहीं लेना है। लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ, पृथ्वी में 3 संस्तर माने गए, परंतु अभिनव मत के अनुसार, अभिनव मत,
के अनुसार पृथ्वी में 5 मुख्य संस्तर हैं। 5 मुख्य संस्तर हैं। अब एक पूछ रहा है अभिनव मत क्या है? अरे नया मत। अब ऐसे ऐसे अलाउद्दीन खिलजी, अगर अब ये तुमको अभिनव नहीं पता है, चलो छोड़ो, एसएमएस देखना बंद, पढ़ाते हैं। चलो लिखो 5 संस्तर है। पहले लिखो क्रस्ट, भूपर्पटी क्या है? भूपर्पटी क्या है? लिखो भूपर्पटी में 0 से 35 किलोमीटर मोटाई। इसके 2 भाग होते हैं। इसके 2 भाग होते हैं। पहला महाद्वीपीय क्रस्ट। महाद्वीपीय क्रस्ट यह ग्रेनाइट से निर्मित होता है। ग्रेनाइट, एंडीसाइट, रायोलाइट, इतना नहीं जानना है, आप ग्रेनाइट जानो। यह ग्रेनाइट एवं एंडीसाइट से निर्मित होता है। घनत्व 2.67। गहराई, गहराई पर्वतों के नीचे अधिकतम, मैदानी भागों में न्यूनतम। मैदानी भागों में न्यूनतम। क्योंकि सियाल सीमा पर उत्प्लावित है। बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है। अब देखिए काजल जी का पागलपन देखिए। काजल जी लिख रहे हैं कि इससे मेन सा क्वेश्चन कैसे आएगा? गांव बसा नहीं है, मेन सा क्वेश्चन ही बेचारी लिखेंगे। तो ऐसे ऐसे इडियट्स का क्या इलाज है, कैसे पढ़ाया जाए? फिर हमने गलती से ऊपर देख लिया। अभी विषय शुरू हुआ नहीं है, पहले इनको मेन सा क्वेश्चन बताइए। बढ़िया है, चलिए लिखिए। क्या लिखा हमने, क्या बोला? मेन सा क्वेश्चन कल तो सही लिखे हो, शादी से पहले बच्चे का ख्वाब, बिल्कुल सही लिखे हो विनीत। हाँ, सियाल सीमा पर उत्प्लावित है, ये मैंने लिखवाया था। आगे लिखो, अब हम किसी का नहीं देख रहे हैं एसएमएस। लिखो सियाल सीमा पर उत्प्लावित है। लिखो जिस प्रकोष्ठ की लंबाई अधिक होगी, जिस प्रकोष्ठ की लंबाई अधिक होगी वह अधिक गहराई को प्राप्त करता है। वह अधिक गहराई को प्राप्त करता है। नेक्स्ट लिखो, दूसरा है महासागरीय भूपर्पटी, महासागरीय क्रस्ट। महासागरीय क्रस्ट लिखो, इसकी मोटाई 8 से 12 किलोमीटर होती है, कहीं कहीं 15। इसकी मोटाई 8 से 12 किलोमीटर होती है क्योंकि इसका घनत्व 3.0 है। यह बैसाल्ट एवं गैब्रो से निर्मित है। गैब्रो, बैसाल्ट एवं गैब्रो से निर्मित है। लिखो नियम, जिसका घनत्व अधिक होगा उसका आयतन कम होता है। उसका आयतन कम होता है। महाद्वीपीय क्रस्ट ज्यादा मोटा है या महासागरीय क्रस्ट? घनत्व 3.0। आगे लिखो, अब लिखो इन दोनों क्रस्ट के मध्य, बिल्कुल सही, महाद्वीप सही है। लिखो इन दोनों क्रस्ट के मध्य कोनार्ड की असंबद्धता रेखा पाई जाती है। इन दोनों क्रस्ट के मध्य कोनार्ड की असंबद्धता रेखा पाई जाती है। पूरी बात को समझते हैं। मान लो ये पर्वत है, ये पठार है, ये मैदान है। तो जो पर्वत होता है उसके नीचे इसी तरह से जड़ें भी होती है। ये सियाल इस आकृति का होगा, यही सियाल है, या इसी को हम लोग महाद्वीपीय भूपर्पटी भी कहेंगे, यही सियाल है। अब देखो, इसी से जुड़ा हुआ भाग है ये क्या है? ये है तुम्हारा
महासागरीय, यह है महासागरीय भूपर्पटी, यह है तुम्हारा महासागरीय भूपर्पटी। यह बना है ग्रेनाइट का, और ये जो महासागरीय भूपर्पटी बना है ये बना है बैसाल्ट का। ये देखो बैसाल्ट का बना हुआ है, और यहां समुद्र का पानी, ये समुद्र है ऐसा मान लेते हैं, तो यहां देखो ये समुद्र का पानी भरा हुआ है इस तरह से, और ये हमारा हो गया पूरा ये। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, और थोड़ा सा धैर्य रखोगे समझ में आने लगेगा। इस लाइन को जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, इसको ध्यान से देखो। ये है भूपर्पटी, इसका औसत गहराई 0 किलोमीटर, यहां 35 किलोमीटर, तो इसी को हम लोग भूपर्पटी कहते हैं। यही है हमारा क्रस्ट, और यहां से अगर हम लोग आएंगे नीचे, यहां आते हैं 2900 लेते हैं, और बीच में एक लाइन लेते हैं 700 का, तो ये जो हमारा भाग है यही कहलाता है प्रवर। प्रवर यानी मैंटल, मैंटल, मैंटल यानी सीमा। और ये दो लाइन बहुत ही डार्क करके आपको हम दिखा रहे हैं, यह है सीमा। तो ये ऊपर का भाग कहलाएगा ऊपरी मेंटल, और यह है निचली मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ध्यान से इसको देखो। अब आपको हम शुरू से समझाते हैं, सब लोग ध्यान से। परेशान मत हो और कोई एसएमएस मत लिखो, हम सबका ऑफ करवा देंगे, कुछ मत लिखो अभी। देखो एकदम सामान्य है। पृथ्वी के 3 भाग हैं, ऊपरी भाग क्रस्ट, बीच का मेंटल, नीचे का कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर। चलते हैं क्रस्ट में। क्रस्ट के 2 भाग हो गए। पहला है महाद्वीपीय क्रस्ट जो ग्रेनाइट का बना हुआ है, दूसरा है महासागरीय क्रस्ट जो कि बैसाल्ट का बना हुआ है। अब महाद्वीपीय महासागरीय क्रस्ट में घनत्व का अंतर है, जिसका घनत्व कम होगा वो ज्यादा बड़ा दिखेगा, आयतन ज्यादा होगा। तो महाद्वीपीय क्रस्ट का घनत्व 2.6 है, तो बड़ा दिखता है, आयतन बड़ा दिखेगा। महासागरीय भूपर्पटी का घनत्व 3.0 है, तो क्या हो जाएगा, उसका साइज, मोटाई उसकी कम हो जाएगी। घनत्व ज्यादा है तो आयतन कम हो जाएगा। अब क्रस्ट के 2 भाग हो गए। आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब देखिए दूसरा डिस्कशन पॉइंट है कि जो महाद्वीप है उनकी गहराई ज्यादा होती है नीचे। जो महाद्वीप, जैसे मान लो कि तुम माउंट एवरेस्ट को देख रहे हो, तो माउंट एवरेस्ट जितना ऊपर होगा उससे बहुत ज्यादा नीचे रहता है। माउंट एवरेस्ट अगर ऊपर में 9 किलोमीटर है, 8850 अगर है, तो नीचे में उससे भी ज्यादा गहराई को प्राप्त करेगा। एक उदाहरण से समझने की कोशिश करो। मान लो कि एक पानी का टैंक है, सब लोग मोबाइल में ध्यान से देखो, आंकड़ा के, पानी का एक टैंक है। हमने इसमें एक लकड़ी के टुकड़े को डाला, प्रकोष्ठ को डाला जो 5 मीटर लंबा है, और दूसरा प्रकोष्ठ डाला जो 3 मीटर लंबा है, तीसरा डाला जो 1 ही मीटर लंबा है। अभी बताओ इसमें से कौन सा टुकड़ा ज्यादा गहराई को प्राप्त करेगा, एक्स, वाई या जेड? बताओ। ये जो हमने आपको दिखाया इसमें क्या होगा? एक्स। बिल्कुल सही, वंडरफुल, वेरी गुड। जो टुकड़ा लंबा होगा वो ज्यादा गहराई को प्राप्त करेगा। तो एक फॉर्मूला है कि सियाल सीमा पर तैर रहा है, क्रस्ट मेंटल पे तैर रहा है, मेंटल में चट्टानें पिघली हुई हैं, तो हमारा जो महाद्वीप है ना, ये नीचे मेंटल के पिघले हुए चट्टानों पे तैर रहा है, ऐसा अनुमानित है। ये बताओ हम लोग जब गहराई से नीचे जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा या घटेगा? हम लोग जब गहराई से नीचे जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा या घटेगा? तापमान बढ़ेगा। और जब तापमान बढ़ेगा तो नीचे चट्टानें जाकर द्रवित हो सकती हैं, पिघलित दशा में हो सकती हैं। तो नीचे में समझ लो कि पानी है, ऊपर में समझ लो कि बर्फ है, तो बर्फ पानी पे उत्प्लावित होगा ना, और बर्फ पानी पे उत्प्लावित है तो ठोस कौन? बर्फ, ठोस। उसी तरह से हमारे महाद्वीप ठोस हैं, लेकिन उनका घनत्व कम है, और मेंटल के पिघले हुए चट्टानों पर या सीमा के पिघले हुए चट्टानों पर वो तैर रहे हैं, या उत्प्लावित हैं, तैर भी रहे हैं और उत्प्लावित भी हैं। तो अगर उत्प्लावन बल यहां कार्य कर रहा है तो उत्प्लावन कैसे होता है? कोई भी चीज उत्प्लावित कैसे होती है? वो अपने भार के अनुरूप नीचे की द्रव को विस्थापित करेगी और एक निश्चित गहराई को प्राप्त करेगी। जैसे मान लो कि कोई हिमखंड है, बर्फ हिमखंड है, तो हिमखंड कैसे तैरती है? उसका 9 भाग नीचे डूबा रहता है और 1 भाग ऊपर दृश्य होता है। यही होता है ना। तो पर्वतों का अगर 9 किलोमीटर ऊपर दिख रहा है, 8 किलोमीटर अगर ऊपर दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि 8 गुना 9 72 किलोमीटर नीचे भी होगा जड़ें उसकी, और होती भी हैं। ये उत्प्लावन बल सिद्धांत के अनुसार है। ये तुमको किसी एनसीईआरटी किसी बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। अगर समझ में आ रहा है, साथ दे रहे हो, सीख रहे हो, तो एक दिन कुछ कर जाओगे। ये बताओ कि उत्प्लावन बल के कारण हमने जो हिमखंड का उदाहरण लिया वो कितने लोगों को समझ में आया? एक बर्फ पानी में तैरता है ना, और जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसका 9 भाग डूबा रहता है, 1 भाग ऊपर रहता है। उसी तरह से महाद्वीप अगर तैर रहे हैं तो उसका 9 भाग नीचे डूबा होगा, 1 भाग ऊपर दिख रहा है। तो जो भाग ऊपर दिख रहा है उसकी ऊंचाई अगर 8 किलोमीटर है तो उसके नीचे कितना डूबा होगा? 72 किलोमीटर डूबा होगा, ऐसा अनुमानित है। समझा? ऐसा अनुमानित है, कोई देखने थोड़ा ना गया है, लेकिन अनुमानित है, और भूकंपीय तरंगों के माध्यम से सिद्ध भी हो रहा है, इसलिए चिंता मत करो, सही है ये। इस उदाहरण को आप देखो, तो यहां देखो जो महाद्वीप है, ये महाद्वीप यहां किस गहराई पर है? ये गहराई लगभग 75 किलोमीटर तक ये गहराई प्राप्त होती है। समझा? अब आगे चलते हैं, और आपको मैंने कॉन्सेप्ट दिया, कोनार्ड की असंबद्धता रेखा क्या है उसको देखना है। तो यहां देखो, ये कलर चेंज करके, ये देखिए, ये जो रेखा है ये कहलाता है कोनार्ड। कोनार्ड की असंबद्धता रेखा है ये। और ये जो लाइन यहां पर है, जहां पे ये जो रेड लाइन मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया, ये जो रेड लाइन मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया, ये क्या है हमारा? ये है मोहो की असंबद्धता रेखा। ये मोह की असंबद्धता रेखा है। सब पूछता है एग्जाम में, सब पूछेगा आने वाले टाइम में।
तो कोनार्ड की असंबद्धता रेखा किसके बीच में है? यह है महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट के बीच में है। और मोह किसके बीच में है? मोह किसके बीच में है? क्रस्ट और मैंटल के बीच में। अब आप लिखिए कि मोह की असंबद्धता रेखा अगर यहां नहीं समझे तो फिर, क्योंकि हम इतना छोटा उदाहरण देते हैं, तुम सब लोग क्या करना है, तुम सब लोगों के लिए निर्देश है, सब लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ और वहां पर जाकर के देखो, कोरियोलिस बल को मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है। कोरियोलिस बल क्या है उसको पहले ही देख लो जाकर के, और उसको 2-3 बार देखोगे तो एकदम से क्रैक कर लोगे तुम। जाकर के देखो कोरियोलिस बल क्या है, हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। ओके, आप विशाल इंग्लिश मीडियम में एडमिशन ले लीजिए, हिंदी में क्यों आए हुए हैं आप? अंग्रेजी के शब्द लिखने से 50 लोग कल ही भाग गए। ओके, कोनार्ड की असंबद्धता रेखा किसके बीच में है? महाद्वीपीय भूप्रपट्टी, महासागरीय भूप्रपट्टी। अब लिखो मोह की असंबद्धता रेखा है क्रस्ट एवं मेंटल के मध्य, क्रस्ट एवं मेंटल के मध्य है। ये था आपका क्रस्ट। अब आप लिखिए ऊपरी मेंटल, नहीं आप लिखिए मेंटल। लिखो मेंटल की गहराई 35 से 2900 मानी गई है। अरे भैया असंबद्धता समझाएंगे, काहे पगला रहे हो? शांति से पढ़ काहे नहीं रहे हो? भूकंपीय तरंग पढ़ा दिया क्या? नहीं पढ़ाया ना, तो अभी कैसे असंबद्धता समझ जाओगे? पी वे पढ़ा दिया, एस वे पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया? मुझे लग रहा है पागल के जमात के बीच खड़े हो गए हैं। क्या तुमको ट्रस्ट नहीं है कि आदमी सब पढ़ाएगा? तुम्हें से एक ही चीज हो सकती है ना। हमारा यूट्यूब चैनल हमारे नाम से होगा और किसके नाम से होगा? आलोक रंजन साइस करके सर्च करोगे यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। ओके, अब आप लिखो मेंटल। मेंटल के 2 भाग हैं। पहला पहला है ऊपरी मेंटल, दूसरा है निचली मेंटल। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल सामने दिख भी रहा होगा, ये लाइन है, यही डिवीजन कर रहा है। यह है ऊपरी मेंटल 35 से लेकर के 700 के मध्य। तो आप लिखिए 3500 से 700 के मध्य ऊपरी मेंटल है। मेंटल के 2 भाग हुए, ऊपरी और निचली। अब पहला लिखना है ऊपरी मेंटल 35 से 700 किलोमीटर गहराई। इसका देखो, इसका 100 किलोमीटर तक का भाग। एक पूछ रहे हैं कि मेंटल की गहराई कितनी है सर? इस अंधे को देखिए, इसको दिख ही नहीं रहा है। कल भी लिखवाया था, कल भी डायग्राम बनाया था, आज भी सामने दिख रहा है। फिर पूछा है मेंटल की गहराई बताइए सर। अब तुम्हारा ये एसएमएस ब्लॉक कर दिया जा रहा है। अब ब्लॉक कर दिया गया है। ओके चलो, हम तो इसलिए बोल देते हैं कि तुम लोग देखो कि कैसे कैसे लड़के रहते हैं पढ़ने वाले, और लोग सोचते हैं कि हम अहंकार भी उतना ही है उनमें। चलो देखो, ऊपरी मेंटल का 100 किलोमीटर तक का भाग ठोस है। 100 किलोमीटर तक का भाग ठोस है। जो क्रस्ट के साथ